ठीक है, तो एक बार मैं और बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ आया हो वो लोग फिर अगला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक बार मैं मेथड बता रहा हूँ फिर से किस तरह किया जाता है। तो एक चीज तो हमें याद रखनी है, वो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि ऑन कनेक्टिंग, जब आपने इस तरह का कनेक्शन किया है, पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल हो गया होगा पोटेंशियल ऑफ सी के। ठीक है ना? मैं मान लेता हूँ, क्या मानूंगा मैं, पहले तो आउटसाइड, सबसे आउटर मोस्ट फेसेस पे क्या क्या चार्ज आएंगे वो हमें पता है। आउटर मोस्ट हम पहले ही निकाल सकते हैं। आउटर मोस्ट क्या हो जाता है? आउटर मोस्ट हो जाता है समेशन ऑफ चार्जेस का हाफ, यानी कि Q प्लस Q माइनस 4Q बाई 2, यानी कि हमें मिला माइनस 2। तो यहां से मैं एक चीज बता सकता हूँ कि A के लेफ्ट साइड पे जो चार्ज होगा वो होगा माइनस Q, C के राइट साइड पे जो चार्ज होगा वो होगा माइनस Q। अब हमें पता है कि A और C का टोटल चार्ज भी क्या रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है। A और C पे टोटल चार्ज मिला के है माइनस 3Q। ठीक है ना, सॉरी ये माइनस Q। अब हमें पता ये करना है कि यहाँ पे क्या क्या चार्जेस आए होंगे। मैं मान लेता हूँ कि बी के लेफ्ट साइड पे चार्ज आया है स्मॉल क्यू, तो बी के राइट साइड पे चार्ज आएगा, क्यू की टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पे चार्ज बचेगा क्यू माइनस क्यू। और हमें एक चीज पता है कि इक्वल और ऑपोजिट यहाँ पे इंड्यूस हुआ होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू माइनस क्यू। ठीक है ना? अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑपोजिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2। ठीक है, E1 की वैल्यू अब हम सीख चुके हैं कैसे लिखी जाती है। E1 की वैल्यू आप लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बेसिकली हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो ये प्रोड्यूस करेगी नेगेटिव वाली, उतना ही पॉजिटिव वाली भी प्रोड्यूस करती है, और एक प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का ऐड करने पे हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो हो गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी? E1 की। सिमिलरली E2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी Q माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम यहाँ से इसके अंदर पुट कर देते हैं VA माइनस VB, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इक्वल होना चाहिए VB माइनस VC के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो E1 इंटू डी ये इक्वल हो जाना चाहिए E2 इंटू डी। यहाँ से हमें मिल जाएगा Q A बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल क्या हो जाना चाहिए? Q माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल q की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? Q बाय 2। यानी कि क्या क्लियर हो गया कि B की दोनों साइड्स पर तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा? Q बाई टू होगा। A के इन साइड पे माइनस Q बाई टू होगा और C के इन साइड पे भी माइनस Q बाई टू हो जाएगा ये चार्ज। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से VA माइनस VC भी बता सकते हैं, VA माइनस VB भी बता सकते हैं, जो कि हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इवन हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, तो Q बाई टू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस D। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर नहीं है तो अगला वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 3 प्लेट्स दी हैं और सेपरेशन इस बार अलग अलग है। तो आपको बताना है चार्जेस ऑन ABC, नाम दे दो। चार्जेस ऑन फेसेस ऑफ बी के जो फेस हैं दोनों, उन पे क्या क्या चार्जेस होंगे। ठीक है ना? किसी को अगर पिछले वाले का सॉल्यूशन देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर मुझसे आउटर मोस्ट सरफेसेस पे पूछा जाए, आउटर मोस्ट तो हम देख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा Q माइनस 2Q प्लस 3Q बाई 2। ठीक है ना, यानी Q। तो यहाँ पर चार्ज तो है Q और यहाँ पर चार्ज है Q। अब हमें देखना है इनकी फेसेस पे चार्ज क्या होगा। वही मेथड, यहाँ पे मान लो स्मॉल q, अगर यहाँ पे स्मॉल q चार्ज गया है तो यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस 2Q माइनस Q। ठीक है ना, उसका ऑपोजिट यहाँ पे आया होगा माइनस Q, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस, मतलब इसका नेगेटिव कर देते हैं अगर, इस फेस पर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ माइनस 2Q माइनस Q। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये बोल देता हूँ मैं E1। ठीक है, और इसे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज है
तो इस तरह से ये पॉजिटिव मानते हुए E2, खैर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। E1 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे क्या हो जाएगी, वो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और E2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, -2Q माइनस Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि VA माइनस VB का मॉड इक्वल हो जाना चाहिए VB माइनस VC का मॉड, जो कि हो जाएगा E1 इंटू डी, ये इक्वल होना चाहिए E2 इंटू, यहाँ पे सेपरेशन है 3D, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे इंटू 3D, ठीक है। पुट कर देते हैं वैल्यूज, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल किसके हो जाना चाहिए, -2Q माइनस Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, ठीक है ना। D से D कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q इज इक्वल टू -2Q और कह सकते हैं -6Q माइनस 3Q, यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी -3/2Q। तो जो चार्ज आपको मिला है B के फेसेस पे, एक साइड तो हमें मिलेगा -Q/2, और क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड का चार्ज अगर बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, -2Q माइनस 3Q/2, वो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो चुका है ये -Q/2। तो जो दो साइड्स पे चार्जेस आ रहे हैं वो आ जाएंगे -3Q/2 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे चार्ज आ जाएगा -Q/2। काफी लोगों का आ गया था, इसका मतलब समझ चुके हैं कैसे किया जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं उनका पोटेंशियल सेम मान लेना है, इसकी वजह से बीच वाली प्लेट के साथ उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव वाली प्लेट जितना क्रिएट करती है उतना ही नेगेटिव वाली प्लेट भी क्रिएट करती है, और हर एक प्लेट की क्रिएट करती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं σ/एप्सिलॉन नॉट बीच वाले रीजन में। तो सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट किसी को, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिकली क्या आप निकाल रहे थे कि अगर हम प्लेट्स लेते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं, लार्ज प्लेट्स, और उन्हें एक दूसरे के पास रख दिया जाए तो किस तरह से उनके अलग अलग फेसेस पे अलग अलग चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमें आगे देखना होता है कंडक्शन इन कंडक्टर्स। तो ये तो हमने स्पेसिफिकली बात करी थी किसकी, प्लेट्स की, कंडक्टिंग प्लेट्स की। अब अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, जहां जनरली हम बात करेंगे स्फीयर्स की, ठीक है ना। तो कंडक्शन इन कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर आप स्टार्टिंग में देखो मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने देखा था एक मेथड होता था कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में बोला गया था कि मान लो एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और एक और कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और वो न्यूट्रल है। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेके आ जाओ और फिर कांटेक्ट को हटा दो, तो फाइनली ये देखा जाता है कि ए पर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है और बी पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वहां मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि ए के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है, तो वो मैक्सिमम सेपरेशन पे जाना चाहता है, इसीलिए वो ए के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और जब हम बी को उसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्योंकि बी भी अपने सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने देता है, तो अपने रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके कहाँ चले जाते हैं, बी के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ए पर भी चार्ज रह जाता है और बी के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। ये हमने बताया था मेथड ऑफ कंडक्शन, यानी बेसिकली बोल दिया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्योंकि काफी खाली जगह है तो चार्ज फ्लो करके बी के ऊपर चला जाएगा अगर आप कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लाते हो तो। जबकि इसका असली कारण जो है वो ये है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि ये हम देख चुके हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है तो हम ऐसा देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, आप देख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा तो उसका कुछ पोटेंशियल होगा। जैसे स्फीयर के लिए मैं अगर बात करूं, स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला सरफेस पे आता है KQ/R, यानी स्फीयर की सरफेस पे अगर कुछ चार्ज होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं इस A को कुछ पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, यानी मैंने उसको कुछ पोटेंशियल दे दिया। B न्यूट्रल है यानी चार्ज जीरो है, तो उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। यानी A हायर पोटेंशियल पे है और B कहाँ है, लोअर पोटेंशियल पे है। यानी इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो रही होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ऐसा होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट की तरफ लग रहा होगा। या मैं क्या कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब हम इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे और यहाँ ट्रांसफर होने का रास्ता बन जाएगा तो बी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके कहाँ आ जाएंगे, ए में, जिससे ए का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी को छोड़ के ए में आ गए हैं तो बी पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये तो हो गया रीजन। अब याद आपको क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि जब तक दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होता रहता है। और कब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यानी कि जब भी आप दो कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लेके आते हो या किसी कंडक्टर मीडियम से जोड़ देते हो तो चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंडक्टर्स बिकम्स इक्वल। ठीक है ना, तो बात क्या हमें याद रखनी है कि चार्ज विल फ्लो until potential becomes equal। ठीक है ना, तो ये हो गया जो हमें लाइन याद रखनी है कंडक्शन इन कंडक्टर्स के लिए। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीडीएफ में। ठीक है ना, अब ऐसे इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला केस इस टाइप के क्वेश्चंस का होता है जब हम दो कंडक्टर्स लेते हैं, when two conductors are at large separation। कोई क्या क्या दे सकता है, कोई बोल देगा सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द स्फीयर्स। ठीक है ना, किसी भी लैंग्वेज में बोला जा सकता है। बेसिकली दोनों कंडक्टर्स क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर था ए और एक कंडक्टर है बी। ठीक है ना, इसकी रेडियस मान लो r है और इसकी रेडियस मान लो 2r है। ठीक है ना, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ 3q, और मैं बोल देता हूं कि ये न्यूट्रल है। अब इनको बहुत दूर रखने का कारण ये है कि हमें पता है कि इसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी। ठीक है ना, और क्योंकि इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो ये अपनी सरफेस पर एक पोटेंशियल भी डेवलप करेगा। अगर कहीं दूर हमने इस मीडियम में एक और चार्ज रख दिया तो वो चार्ज भी इसकी सरफेस पे क्या प्रोड्यूस कर सकता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। तो लार्ज सेपरेशन का मतलब यही होता है कि ये वाला स्फीयर किसी भी तरीके से इस स्फीयर के ऊपर कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा अपने चार्ज की वजह से। ठीक है, ये हमने पहला केस लिया है। तो दोनों स्फीयर्स का सेपरेशन क्या है, काफी लार्ज है। ठीक है, ए और बी इनका नाम है। अब बोला जाएगा कि कंडक्टिंग वायर से इन्हें क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है स्विच को क्लोज करके। तो आपको बताना है कि फाइनल चार्ज ए पे क्या होगा, फाइनल चार्ज बी पे क्या होगा। ठीक है ना, आपको बस ये बताना है कि दोनों कंडक्टर्स जो कि काफी ज्यादा दूरी पे रखे हुए हैं, जिन पे इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि बी जो है वो न्यूट्रल है, ए पे चार्ज 3q है, अगर हम उन्हें एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो फाइनली ए पे कितना चार्ज होगा और बी पे कितना चार्ज होगा। यह है आपका क्वेश्चन। तो हमें एक चीज पता है कि चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो क्या हम इनका पोटेंशियल निकाल के देखेंगे, तो कोई जरूरत नहीं। सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। पहला स्टेप हो गया आपके लिए, ठीक है, अज्यूम q चार्ज
इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब मुझे पता है, देखो ऑब्वियसली ये न्यूट्रल है और इसके ऊपर चार्ज है, तो कॉमन सेंस से तुम्हें पता है कि चार्ज फ्लो करके जाना चाहिए लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है ना, फाइनली इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पर अगर आप उल्टा भी मान लोगे तब भी आपको आंसर मिलने ही वाला है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं उल्टा, मैं मान लेता हूं कि इस कंडक्टर से कोई चार्ज क्यू फ्लो करके यहां पर आ जाता है। ऐसा करने की वजह से फाइनली ए के ऊपर चार्ज कितना बचेगा? आप देख सकते हो कि अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज फ्लो करके आया है स्मॉल क्यू, तो ए के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है ना, और साथ ही साथ अगर बी पे मैं चार्ज पूछूं तो बी पे से क्यू चार्ज निकल के चला गया है, तो बी पे चार्ज कितना बचेगा? माइनस क्यू। या मैं ऐसा कह सकता हूं बी पे पहले चार्ज था 0 और उसमें से कितना निकल गया? क्यू निकल गया, तो इस पे कितना बचा? 0 माइनस क्यू। अब हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो सेकंड स्टेप में हमारा आंसर आ भी जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको बस क्या करना है, आपको पोटेंशियल इक्वल करना है। पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। समझ आए? अब मैं ए का पोटेंशियल लिख देता हूं। ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के, इसके ऊपर चार्ज 3q प्लस क्यू बाय इसका रेडियस जो कि था r, ये इक्वल होना चाहिए के, बी के ऊपर चार्ज माइनस क्यू, आपको याद होगा पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ रखा जाता है, बाय इसका रेडियस जो कि है 2r। यहां से हमें मिल जाएगा 6q प्लस 2q, ये इक्वल होना चाहिए माइनस क्यू, और q की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2q। ठीक है ना, क्या मिल गई हमें q की वैल्यू? 2q। इसका मतलब क्या है कि यहां से 2q अमाउंट में चार्ज, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, के 3q प्लस क्यू आर के माइनस क्यू बाय 2r माइनस 2q। ठीक है ना, q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस 2q। माइनस 2q आपको क्या बता रहा है कि चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आया है बल्कि लेफ्ट से राइट की तरफ गया है। पर आपको वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, तीसरे स्टेप में आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। ए पे चार्ज क्या हो जाएगा? तो ए पे चार्ज आपने माना था 3q प्लस क्यू, तो हो गया 3q, एज इट इज जो आंसर आया उसको पुट कर दो, यानी कि q। और बी पे चार्ज जो आपने माना था 0 माइनस क्यू, एज इट इज पुट कर दो, हो गया 0 माइनस माइनस 2q, यानी कि प्लस 2q। ये हमें मिल चुका है आंसर। यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानना चाहते हो, चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ गया है या राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, आपको बस क्या करना है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में क्यू चार्ज जाता हुआ मानना है और फाइनली उनका पोटेंशियल क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल पीडीएफ में दिख भी रहा होगा तुम्हें। ठीक है ना, और एक मैंने यहाँ पे कर दिया। पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो किए हैं, ये तो आपको पता ही होगा। समझ आ रहा है ना? जैसे मैं बोलूं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या है, ए से बी या बी से ए, तो आंसर क्या दोगे बताओ? ये जो आंसर आया है स्मॉल क्यू बराबर माइनस 2q, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ए से बी या बी से ए। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है नेगेटिव चार्ज बी से ए गया है, नेगेटिव चार्ज होता किसके पास है? इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, और कोई क्या पूछ सकता है? कोई पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे -2q बाई ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ये सब सब क्वेश्चन हैं जो इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आर रेडियस का स्फीयर है प्लस क्यू चार्ज है, 2r रेडियस का स्फीयर है प्लस 3q चार्ज है, लार्ज सेपरेशन पे और कनेक्ट किया गया। प्रवीण ने आंसर दिया q/3 चार्ज फ्लो करेगा।
4q/3 विदित का होता है 9q/3 दोनों पे चार्जेस। अभी रो 4q/3 और 10q/3 क्या बात है, मिंटू जी का आंसर भी आ गया। q/3 तो सभी का q/3 आ रहा है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है इसका मतलब। ठीक है, सभी ने निकाल लिया है। मान लेता हूँ यहाँ से चार्ज q इसके ऊपर आ जाता है, तो इस पे फाइनल चार्ज हो गया q+q, इसमें हो गया 3q-q। तो हम लिख सकते हैं k q+q/r, ये इक्वल हो जाना चाहिए k 3q-q/2r। यहाँ से आपको मिलेगा 2q+2q इक्वल होना चाहिए 3q-q। ठीक है ना, यहाँ से हमें मिल गया 3q, ये होना चाहिए q, और स्मॉल q की वैल्यू हमें मिल गई q/3। अगर ये हमें मिल गया है तो ए पे भी चार्ज हम बता सकते हैं, वो हमने माना था q+q, तो वो हो जाएगा 4q/3। और बी पे भी हम चार्ज बता सकते हैं, वो हमने माना था 3q-q स्मॉल q। ठीक है ना, और स्मॉल q की वैल्यू कितनी है q/3, तो वो कितना आ जाएगा 8q/3। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। आप देखो स्टार्टिंग में भी इस पे q था, इस पे 3q था, मिला के कितना था 4q, और अभी भी इन दोनों पे मिला के कितना है 4q। ठीक है ना, टोटल चार्ज तो हमेशा कंजर्व ही रहना चाहिए। और क्योंकि हमारा चार्ज पॉजिटिव आया है, आंसर हमारा, इसका मतलब q/3 चार्ज गया है बी से ए की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन अगर पूछ ली जाए तो वो गए हैं ए से बी की तरफ। किसी को कोई डाउट? सेकंड ट्राई कर लो। सेकंड ट्राई कर लो सभी लोग। सिमिलर है एकदम सेकंड क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। आर दिया है, 2r दिया है, और ये 3q, और ये 5q। ठीक है ना, मान लो यहाँ से q गया तो यहाँ +q, यहाँ -q, ये हो गया 3q+q/r इक्वल हो जाना चाहिए 5q-q/2r। हो गया 6q+2q बराबर 5q-q, यानी कि 3q बराबर -q, और q की वैल्यू हमें क्या मिल गई -q/3। यानी कि q/3 चार्ज फ्लो कर गया है कहाँ से, ए से बी की तरफ। तो ए पे फाइनली चार्ज अगर मैं बोलूँ तो हो जाएगा 3q प्लस -q/3, यानी कि 8q/3, और बी पे अगर मैं चार्ज बोलूँ तो हो जाएगा 5q माइनस -q/3, यानी कि 16q/3। ठीक है ना, चार्ज कंजर्व हो रहा है, यानी कि आंसर सही है। किसी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? लग नहीं रहा है कि किसी को कोई डाउट है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो, इसमें तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन दिए। एक और क्वेश्चन कर लो जरा, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। दो कंडक्टर्स के लिए तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए हो कि सिंपली हो सकता है। पर अगर कोई तीन कंडक्टर्स दे दे आपको इस तरह से, ए बी सी, जहाँ ये रेडियस r, 2r, 4r, -4q +6q, और ये न्यूट्रल। आपको बताना है फाइनल चार्जेस ऑन ए बी सी। ठीक है ना, ट्राई करो। इनको साइमल्टेनियसली बंद किया गया था। ठीक है ना, बोथ स्विचेस आर क्लोज साइमल्टेनियसली।
यानी पहले इनके पास अलग अलग चार्जेस थे और अचानक इन दोनों को एक साथ बंद कर दिया गया। तो आपको बताना है फाइनली ए, बी और सी पे क्या क्या चार्जेस होंगे। क्या किया जाएगा इसमें? आपको ये पता है कि तीनों कंडक्टर्स हैं, अगर आपने स्विच बंद कर दिया है तो चार्ज ट्रांसफर तब बंद होगा जब तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई कर पा रहा है? किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक? ठीक है, करता हूँ फिर। क्या करना होगा? क्या जितना चार्ज ए से बी में जाएगा उतना ही बी से सी में जाएगा? क्या आप पहले ए और बी को सॉल्व कर सकते हो और फिर बी और सी को? तो आप ए और बी को पहले सॉल्व कर दो और फिर सोचो कि जो भी आंसर आए फिर बी और सी को सॉल्व कर लें, तो वो चीज गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप जब ए और बी को सॉल्व करोगे तो आप ये अज्यूम करोगे कि ए से जितना भी चार्ज आया वो सारा का सारा बी पे आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए से जो चार्ज आया हो उसका कुछ हिस्सा तो बी पे रह गया हो पर कुछ हिस्सा सी पे चला गया हो। सिमिलरली बी का कुछ चार्ज भी सी पे चला गया हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ेगा ए से बी की तरफ कुछ चार्ज गया होगा एक्स और बी से सी की तरफ कुछ चार्ज गया होगा वाई। तो देख लेते हैं क्या होगा। तीन स्फीयर्स दिए हुए थे, दो पे चार्ज था, एक न्यूट्रल था। मैंने मान लिया कि ए से बी में फ्लो करने वाला चार्ज एक्स है और बी से सी में फ्लो करने वाला चार्ज वाई है। अगर ऐसा होता है तो ए पे जो चार्ज बचेगा, आप देख सकते हो इस तरह से सिचुएशन होगी फाइनल इक्विलिब्रियम में। ए पे जो चार्ज बचेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि उसमें से x चार्ज निकल चुका है और -4q चार्ज था, तो हो जाएगा -4q माइनस एक्स। b के ऊपर चार्ज न्यूट्रल था b, तो b के ऊपर चार्ज कितना आया x, लेकिन b में से चार्ज निकल भी कितना गया है y, तो b पे बचा चार्ज x माइनस वाई। और y चार्ज किसको मिला है? c को। 6q उसके ऊपर पहले से था और y चार्ज उसे मिला है, यानी ये हो गया उसका फाइनल चार्ज। मैंने तीनों के फाइनल चार्जेस लिख लिए हैं। अब मैं किन्हीं भी VA बराबर VB को इक्वल कर सकता हूँ और साथ ही साथ VA बराबर VC कर सकता हूँ, या VB इज इक्वल टू VC कर सकता हूँ। किन्हीं भी दो को आप कंपेयर कर दो, क्योंकि फाइनली क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? VA बराबर VB ये इक्वल होना चाहिए VC, क्योंकि ये तीनों कंडक्टर्स हैं और कनेक्टेड। ए का पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4q माइनस एक्स के क्यू बाय, इसकी रेडियस हमें दी हुई है r, इक्वल होना चाहिए बी का हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस वाई क्यू बाय, इसकी रेडियस है 2r। बी और सी को अगर आप इक्वेट करोगे तो वो हो जाएगा k एक्स माइनस वाई बाई 2r, इक्वल हो जाना चाहिए k 6q प्लस वाई बाय, उसकी रेडियस है 4r। ठीक है ना? इसी को सॉल्व करने से हमें आंसर मिलने वाला है। अगर इसे सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा? ये हमें मिलेगा -8q माइनस 2x, ये इक्वल होना चाहिए x माइनस वाई, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x माइनस 2y, तो जाना चाहिए 6q प्लस वाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमें क्या मिल गई? वो मिल गई 3x माइनस वाई, ये होना चाहिए -8q, और एक इक्वेशन हमें मिल गई है
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6q। ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो हमें मानना पड़ेगा कि ए से बी की तरफ कुछ चार्ज गया है, ठीक है ना, और बी से सी की तरफ कुछ चार्ज गया है। इसी के साथ साथ क्या हो सकता है, कोई एक और कंडक्टर जोड़ देगा तो फिर आपको कितने वेरिएबल मानने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल मानने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन कैसा दिया जा सकता है, अगर कोई ऐसा दे दे आपको, ये सिचुएशन ए बी और सी, और मैं इसको कनेक्ट कर दूं इससे, इसको कनेक्ट कर दूं इससे, इसको कनेक्ट कर दूं इससे, तो फिर आपको 3 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, एक्स वाई और जेड। फिर ए का बी के इक्वल पोटेंशियल, बी का सी के और सी का ए। ऐसे 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 अननोन होंगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट किसी को कोई? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक। तो ये था कि अगर आपको 2 कंडक्टर्स दिए हुए हैं और उनको कनेक्ट किया जाता है और आपसे पूछा जाए कि फाइनल चार्जेस बताओ कंडक्टर्स पे कितने होंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक कंडक्टर से चार्ज फ्लो होते हुए मान लेना है और फाइनली पोटेंशियल को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। इसी सेम टाइप के क्वेश्चन का अगला पार्ट जो आता है, अगला टाइप जो आता है, उसमें हम कंसेंट्रिक शेल्स लेते हैं। अभी जो हमने स्फीयर्स लिए थे वो काफी दूर दूर थे, और मैंने बताया भी कि दूर दूर लेने से होता क्या है, अगर आप स्फीयर्स को बहुत दूर दूर ले रहे हो तो कोई भी एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम कंसेंट्रिक शेल ले लेंगे, अगर आपने कंसेंट्रिक शेल ले रखे हैं, यानी कि इनके बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल डेवलप करेगा। अब इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखना बहुत ही जरूरी है। वो ये है कि अगर कोई स्फीयर है जिसका रेडियस है r और उस पर चार्ज है q, तो अगर वो किसी पॉइंट P जो कि उससे बाहर है वहां पर पोटेंशियल जनरेट करना चाहे तो उसकी वैल्यू होती है kq/x, अगर ये दूरी है x। उसकी सरफेस पे अगर वो पोटेंशियल जनरेट करना चाहे तो उसकी वैल्यू होती है kq/r, जहां r है उसका रेडियस। और साथ ही साथ अगर वो अपने अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जनरेट करना चाहे, जैसे अगर मैं बोल देता हूं ये पॉइंट C है, तो अगर वो अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जनरेट करना चाहे तो उसकी वैल्यू भी होती है kq/r। यानी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल जनरेट करते समय तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में kq/x आता है, लेकिन सरफेस पर पोटेंशियल निकालना हो या अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो वो पोटेंशियल इक्वल होता है पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है, तो हमने 2 कंसेंट्रिक स्फीयर लिए हैं, एक का रेडियस हमें दिया गया है कितना, r, और दूसरे का रेडियस कितना है, 2r। ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है +q और यहाँ पे मान लो कि चार्ज दिया हुआ है +2q। अब कितना चार्ज फ्लो करके बाहर चला जाएगा हमें ये फाइंड करना है, अगर हम दोनों को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो अंतर बस मैं ये बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर स्फीयर्स काफी दूर दूर हैं तो आपको याद रखना है कि एक स्फीयर का चार्ज दूसरे स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल जनरेट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंसेंट्रिक है और ये बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, तो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के ऊपर क्या जनरेट कर सकता है, पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है ना। तो अब अगर बात की जाए ए और बी की, फाइनली अगर इन्हें कनेक्ट कर दिया गया है तो हम जानते हैं ए का पोटेंशियल इक्वल हो जाना चाहिए बी के पोटेंशियल के। आप ये भी मान सकते हो कि ए से कुछ चार्ज स्मॉल q फ्लो करके चला गया होगा कहां, बाहर बी पे। आप उल्टा भी मान सकते हो। ऐसा करने की वजह से फाइनली ए के ऊपर जो चार्ज बचेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि स्मॉल q चार्ज फ्लो करके बाहर चला गया है तो बी पे चार्ज बचेगा 2q + q। ठीक है ना, और यहां पे चार्ज बचेगा q - q, जहां ये रेडियस है r और ये रेडियस है 2r। फाइनली आपको इक्वल करना है ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के। ए की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा खुद के चार्ज की वजह से उसकी वैल्यू होगी k
Q माइनस Q बाय इसका रेडियस R प्लस, अब हमें लिखना है क्योंकि जो स्फीयर A है वो स्फीयर B के अंदर है, तो B भी उसके ऊपर कुछ पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा। हमें ये पता है कि कोई भी स्फीयर अपने अंदर वही पोटेंशियल जनरेट करता है जो कि उसकी सरफेस पे जनरेट होता है। तो B जो खुद की सरफेस पे जनरेट करेगा पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या होगी, वही वो जनरेट करेगा A के ऊपर। तो A के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो हो जाएगा K 2Q प्लस Q बाय 2R, क्योंकि ये है पोटेंशियल B की सरफेस पे जो उसने खुद के ऊपर जनरेट किया होगा। इसे हमें इक्वल करना है B के पोटेंशियल के। B का पोटेंशियल किस किस कारण से आएगा, एक तो खुद के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, उसकी वैल्यू होगी K 2Q प्लस Q बाय 2R प्लस एक A जो है वो B पे पोटेंशियल जनरेट करेगा क्योंकि A के ऊपर भी चार्ज है। और कोई भी स्फीयर, अब आप देख सकते हो कि स्फीयर A के लिए स्फीयर B जो है वो उसकी सरफेस से दूर बाहर है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल जनरेट किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज कर लेते हैं, बाहर वाले पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं KQ बाय X। इसके सेंटर से बाहर वाले सरफेस की दूरी कितनी है 2R, पोटेंशियल आएगा K Q माइनस Q बाय 2R। ठीक है ना, इसी को सॉल्व करने से हमें आंसर मिलना चाहिए। यहां से हमें मिलेगा 2Q माइनस 2Q, ये इक्वल क्या हो जाना चाहिए Q माइनस Q। ठीक है ना, यहां से आपको मिला कितना, ये मिल गया Q इज इक्वल टू Q, यानी कि अंदर से कितना चार्ज फ्लो करके बाहर चला गया, आप देख सकते हो अंदर से कितना चार्ज फ्लो करके बाहर जा चुका है, Q चार्ज पूरा का पूरा फ्लो करके बाहर जा चुका है। समझ आ रहा है? तो मेन हमें ये पता लगा यहां से कि सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहां चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, Q चार्ज मान लेता हूं मैं कि ट्रांसफर हुआ है A से B की तरफ, तो आप मान लो कि यहां से कोई स्मॉल Q चार्ज फ्लो करके कहां गया है, बाहर। फाइनली हमें A का पोटेंशियल इक्वल करना है किसके, B के पोटेंशियल के। तो A पे जो चार्ज बचेगा वो कितना होगा, अगर देख लें हम वापस से ड्रॉ करके, तो B पे जो चार्ज आया होगा वो तो हो जाएगा माइनस 4Q प्लस Q। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो फ्लो करके चार्ज आया है, और A के ऊपर चार्ज कितना बचेगा, Q माइनस Q। अब A का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से अगर मैं लिखूं तो वो आएगा K Q माइनस Q बाय R प्लस बाहर वाले स्फीयर की वजह से A के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो होगा वही पोटेंशियल जो कि B खुद की सरफेस के ऊपर जनरेट कर रहा होगा, जो कि हो जाएगा K माइनस 4Q प्लस Q बाय 2R। ठीक है ना, ये इक्वल हो जाना चाहिए B के पोटेंशियल के। B का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से कितना आएगा, वो आएगा K माइनस 4Q प्लस Q बाय 2R, और प्लस A जो है वो भी B के ऊपर क्या कर रहा होगा, एक पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा। क्योंकि B जो स्फीयर है वो A के लिए बाहर वाला पॉइंट है, तो फॉर्मूला यूज होगा KQ बाय X। तो K Q माइनस Q बाय दूरी जो सेंटर से होगी वो कितनी होगी, 2R। ठीक है ना, यहां से हमें मिला 2Q माइनस 2Q, ये क्या हो जाना चाहिए, Q माइनस Q के इक्वल हो जाना चाहिए। यहां से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर आप देखो Q बराबर Q। ठीक है ना, यानी यहां से भी हमें क्या पता लगा कि सारा का सारा चार्ज जो फ्लो करके अंदर से कहां चला गया, बाहर चला गया। तो इसका भी आंसर वही आया है जो पिछले वाले का आंसर आया है। अब आप लॉजिकली सोचो अभी तक हम कर क्या रहे थे। हमने एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप ऐसे सोचो, हमने एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास, ठीक है ना, अगर इस तरह से मैं बोलूं कि हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, अगर आपके पास कोई सॉलिड कंडक्टर है तो क्या आप उसके अंदर चार्ज को स्टोर कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और आप उसके अंदर अगर किसी चार्ज को छोड़ के आ जाते हो तो क्या वो सारा का सारा चार्ज अंदर बैठा रह सकता है, नहीं। हमें पता है कि सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहां आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ बेटा बात सही है, तुम्हारा LHS और RHS का एक पार्ट कट हो रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन लो पहले फिर अपना ज्ञान थोड़ा दे देना जो भी बोल रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर किसी चार्ज को छोड़ के आ जाते हो तो वो सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहां आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। अब जब मैंने एक कंडक्टर लिया, जैसे कि मैंने स्फीयर लिया पिछले क्वेश्चन में,
और मैंने अंदर वाले स्फीयर को कनेक्ट कर दिया बाहर वाले स्फीयर से, तो ये तो ऑब्वियस ही था कि सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ आना चाहेगा, आउटर मोस्ट सरफेस पर आ जाना चाहेगा। इसी की जगह अगर आप एक और स्फीयर भी ले लेते और उसे कनेक्ट कर देते और रास्ता होता तो फ्लो करके चार्ज कहाँ आ जाता, बाहर आ जाता। तो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स को अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, क्या कि सारा का सारा चार्ज आउटर मोस्ट पॉसिबल सरफेस जो होगी उसके ऊपर आके बैठ जाए। समझ आ रही है बात? अगर आपने कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिंग शेल्स हैं और वो कंसेंट्रिक हैं, उन्हें अगर आपने आपस में कनेक्ट कर दिया है तो चार्ज जो भी आउटर मोस्ट पॉसिबल सरफेस पे आ सकता है उस पे आके बैठ जाता है, क्योंकि ये तो हमें पहले से पता ही था, जिसे हमने प्रूव किया इन क्वेश्चंस की हेल्प से, जहां से हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, कितना पोटेंशियल इक्वल करने की वजह से हमें पता लगा कि अंदर वाले शेल का सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है ना। अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, अगर आप ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, फॉर कंडक्टर्स चार्ज विल ऑलवेज फ्लो आउट टू द आउटर मोस्ट पॉसिबल सरफेस। ठीक है ना। जैसे अगर ये क्वेश्चन ले लिया जाए, एक 2Q दिया हुआ है आपको, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दे कोई कि 3 शेल्स ले लिए, ठीक है ना, सबसे अंदर वाले पे +2Q चार्ज है, उससे बाहर वाले पे +4Q चार्ज है और सबसे बाहर वाले पे -Q चार्ज है, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, तो आप कह सकते हो कि फाइनली सबसे अंदर वाले पे 0, उसके बाद वाले पे 0 और सबसे बाहर जो होगा वो इनका नेट 6 माइनस यानी कि 5Q वो C के ऊपर फ्लो करके चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हमें याद रखना है कि कंसेंट्रिक शेल अगर दिया हुआ है कभी भी तो सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, अंदर वाले शेल पे कोई भी चार्ज नहीं बचता। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का ए पार्ट दिया हुआ है और बी पार्ट दिया है, ट्राई करो जरा। आपको बताना है ए बी सी पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे अगर इस तरह का कनेक्शन किया जाता है तो। ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बस याद रखना है कंडक्टर्स के केस में। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि बाहर जाने का रास्ता है भी कि नहीं है। कुछ लोग सीधे आंसर दिए दे रहे हैं 0 0, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ ए को सिर्फ बी से कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ जो 2Q था वो फ्लो करके बाहर चला जाएगा। यहाँ 2Q था हमारे पास, यहाँ -Q था और यहाँ हमारे पास 4Q था। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सबसे बाहर 4Q तो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, पर अंदर का सारा चार्ज फ्लो करके बी के ऊपर चला जाएगा और यहाँ चार्ज बचेगा Q। ठीक है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। सिमिलरली बी पार्ट में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से इस बार आपने ए और सी को कनेक्ट किया है, बी को हम बाईपास कर गए, तो इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था -4Q और इस पे चार्ज है 3Q। ठीक है ना। तो ए का चार्ज तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सबसे अंदर वाला, क्योंकि वो फ्लो करके सबसे बाहर चला जाएगा। बी के चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, और सी का चार्ज हो जाएगा -4Q + Q यानी कि -3Q। समझ आया? तो ये तो बड़ी सिंपल सा था। मेनली हम ये पढ़ क्यों रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे अर्थिंग समझने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ से जो पूरी चीज आपको समझनी थी वो बस इतनी सी है कि कोई भी स्फीयर, मैं फिर से बता रहा हूँ ये चीज क्योंकि मैं अर्थिंग स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूरी चीज बताना चाह रहा हूँ, वो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, कोई स्फीयर है जिस पे चार्ज Q है और बाहर अगर कोई पॉइंट है वहां पर अगर पोटेंशियल जनरेट किया जा रहा है तो फॉर्मूला होता है KQ/x, और अंदर अगर कोई पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल जनरेट किया है तो होता है KQ/r, और r जहां पे क्या होता है, पोटेंशियल एट सरफेस। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक जो है वो है अर्थ। ठीक है। सबसे पहले तो अर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ क्या है, एक लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की तरह काम करती है। ठीक है। अर्थ को हम क्या मानेंगे, लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर।
ठीक है ना। और अर्थ को आपको मानना भी कैसा है, हमेशा न्यूट्रल, यानी कि अर्थ हमेशा ही कैसी रहने वाली है, अर्थ हमेशा ही न्यूट्रल रहने वाली है, भले आप उससे इलेक्ट्रॉन्स कितने भी निकाल लो और उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, ठीक है ना। यानी अर्थ के बारे में हमें एक चीज पता है कि अर्थ क्या है, एक लार्ज कंडक्टर है स्फेरिकल, जिसमें कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आप उसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी लेते हो या उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे भी देते हो, तब भी उसका नेट चार्ज क्या रहता है, हमेशा जीरो ही रहता है, ये मान के आपको चलना है। अर्थ की अगर बात की जाए तो वैसे मैं इसे क्या बोल रहा हूं, कंडक्टर बोल रहा हूं। अगर मैं अर्थ को कंडक्टर बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहां आ जाना चाहिए, सरफेस पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें मानना है कि अर्थ में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आ रही है बात। खैर, अर्थ के ऊपर हम मान लेते हैं कि अर्थ एक कंडक्टर है जो कि क्या है, न्यूट्रल है। आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको याद क्या रखना है, सिंबल जो होगा अर्थिंग का वो ये होगा, ठीक है ना। अगर किसी डायग्राम में इस तरह से बनाया गया है, 3 लाइंस बनाई गई हैं, छोटी होती जा रही हैं जो, तो ये सिंबल हो जाता है आपका अर्थिंग का, ठीक है। अर्थ के ऊपर नेट चार्ज हमें बोला गया है कितना है, 0। तो आप ये कह सकते हो कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा, 0, क्योंकि अर्थ के ऊपर नेट चार्ज हमेशा ही 0 रहने वाला है, यानी अर्थ का पोटेंशियल हमेशा ही क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। समझ आ रही है बात। अब ऐसा हमें पता है कि अगर आप दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हो तो उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, कब तक, जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो आप ऐसा सोच के देखो कि अगर आप किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उसे आप कनेक्ट करते हो अर्थ से, तो फाइनली क्या होगा, क्या वो अर्थ का पोटेंशियल कभी भी बदल सकता है, नहीं। तो किसी भी सिचुएशन में अगर मैंने किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया है, यानी कि अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, और ये ऑब्जेक्ट ए है, तो मैं कह सकता हूं फाइनली पोटेंशियल ऑफ ए विल बी 0। यानी कि जिस भी कंडक्टर को कभी भी अर्थ किया जाएगा, आपको क्या करना है, फाइनली उसका पोटेंशियल 0 कर देना। अच्छा, अब क्या पोटेंशियल 0 होने का मतलब चार्ज 0 होना होता है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो फाइनली उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 0? ये बात सही होगी या गलत होगी? अगर ये स्टेटमेंट बोला जाए कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो उस पर फाइनली चार्ज 0 हो जाएगा, सही है या गलत है? और एक स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट्स मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, सिंपल सी बात है, वो ये है, इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ फाइनली पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 0। चार्ज के बारे में कोई चीज नहीं बोली जा सकती, चार्ज 0 हो भी सकता है और नहीं भी 0 हो सकता है। अब यही आपको समझना है कैसे, देखो। तो दो केसेस दूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं लेता हूं एक आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, दुनिया में ये अकेला है, ठीक है ना, और कोई नहीं है, और एक अर्थ तो है ही ऑब्वियसली। तो एक कंडक्टर है और उसके ऊपर कुछ चार्ज है Q। आपने क्या किया, इसे अर्थ कर दिया। अब क्योंकि ये कंडक्टर आइसोलेटेड है तो ये अपनी सरफेस पर पोटेंशियल जो ला सकता है वो किसकी वजह से ला सकता है, सिर्फ खुद ही की वजह से ला सकता है। और इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। तो क्योंकि इसकी अर्थिंग कर दी गई है तो हमें पता है कि फाइनली ए का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और अगर इसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूं KQ/R क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। या मैं कह सकता हूं कि चार्ज क्या हो जाना चाहिए इसके ऊपर, 0 हो जाना चाहिए। समझ आ रही है बात। तो ये चीज तो सही है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर हो, आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब हुआ दुनिया में एक ऐसा कंडक्टर जो कि अकेला है, ऐसा कोई कंडक्टर हो और उसे अगर आप अर्थ कर देते हो तो उसका सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, यानी कि उस पर फाइनली चार्ज कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन क्या हर केस में ऐसा होगा, नहीं। आपको बस एक ही चीज पता है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, नेट 0 होना चाहिए। इससे पिछले वाले केस में ही हमने देखा है कि पोटेंशियल सिर्फ खुद की वजह से ही नहीं आता है, पोटेंशियल दूसरे चार्जेस की वजह से भी आ सकता है।
ठीक है ना। अगर मैं नॉन आइसोलेटेड सिस्टम ले लेता हूं, यानी कि अब एक से ज्यादा अगर स्फीयर्स है हमारे पास, एक एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाह रहा हूं, ये चीज ध्यान से देखना। हाँ प्रवीण, बात सही है कि चार्ज जीरो ही आएगा, बिल्कुल सही है, मैंने बोला थोड़ी कि गलत है। ठीक है ना। तो आइसोलेटेड कंडक्टर जब भी आपके पास होगा और उसकी आपने अर्थिंग की है तो उस पर फाइनली चार्ज जीरो ही आएगा, ये रट लेना है। अगर हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक आपके पास ये स्फीयर है और एक आपके पास ये स्फीयर है, ये रेडियस है आर और ये रेडियस है 2r, इस पे चार्ज है प्लस क्यू और ये है न्यूट्रल, और मैंने इस न्यूट्रल स्फीयर को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अगर मैंने इस न्यूट्रल स्फीयर को अर्थ कर दिया है तो क्या फाइनली इस पे चार्ज जीरो होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना सभी लोग, आपने अगर बी को अर्थ किया है तो आपको सिर्फ एक चीज पता है कि फाइनली बी का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और एक चीज, बी के ऊपर जो पोटेंशियल हो सकता है वो एक तो खुद के चार्ज की वजह से हो सकता है, और एक जो ए है वो भी उसके ऊपर जनरेट कर रहा हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैं अज्यूम कर लूंगा कि मान लो अर्थ से कोई चार्ज क्यू फ्लो करके इसके ऊपर आ गया, अगर फाइनली चार्ज जीरो होगा तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मैंने मान लिया कि अर्थ से कोई स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो करके हमारे स्फीयर बी के ऊपर आ गया। अब मैं लिख देता हूं बी का पोटेंशियल। बी का पोटेंशियल जो खुद के चार्ज की वजह से होगा वो होगा के क्यू बाय, इसकी रेडियस है 2r, प्लस ए के लिए बी जो है वो कौन सा वाला पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट, सरफेस वाला पॉइंट या अंदर वाला पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि ए के लिए बी जो है वो बाहर वाला पॉइंट है, और बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाय एक्स। तो ए जो पोटेंशियल जनरेट करेगा वो जाएगा के क्यू बाय एक्स, यानी सेंटर से डिस्टेंस 2r, ये क्या होना चाहिए, जीरो, और क्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2, यानी कि अर्थ से माइनस क्यू चार्ज फ्लो करके फाइनली किसके ऊपर आ गया होगा, बी के ऊपर आ गया होगा। तो ये है पूरी कहानी। अगर आपसे ये स्टेटमेंट दिया जाए कि हम किसी भी कंडक्टर को जब अर्थ करते हैं तो क्या उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो आप बोलोगे हाँ, ये हमेशा ट्रू है। अब अगर बोला जाए कि आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसे अगर अर्थ किया जाए तो फाइनली उसका चार्ज जीरो हो जाएगा, तो आप कहोगे सही बात है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि आपके पास एक कंडक्टर है और उसे अर्थ किया है तो उसके ऊपर फाइनली चार्ज जीरो होगा, तो ये बात गलत है। अगर वो आइसोलेटेड है तभी उसके ऊपर फाइनल चार्ज जीरो होगा, अगर वो नॉन आइसोलेटेड है तो फिर ये डिपेंड करता है कि कैसा सिस्टम हमें दिया हो। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है, पूछ लो। हाँ बोलो, किसको डाउट है, अभिनव बोलो। लिखो बेटे, क्या डाउट है। बिल्कुल, आपको हमेशा अज्यूम करना है कि कोई क्यू चार्ज आया है, न्यूट्रल हो ना न्यूट्रल हो, बाहर वाला स्फीयर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप तो सॉल्व करके देखो फाइनली क्या आंसर आ रहा है। आउटर शेल पे मैंने अज्यूम क्यों किया चार्ज जीरो है, ये तुम पूछ रहे हो अभिनव, क्वेश्चन दिया था भाई वो न्यूट्रल, तो उस पर चार्ज जीरो ही होगा ना। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आइसोलेटेड के लिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि उस पर तो हमेशा चार्ज कितना होगा, फाइनली जीरो होगा। लेकिन अगर नॉन आइसोलेटेड है तो उसके लिए मैंने लिखा है। ठीक है ना। हाँ प्रवीण, तुम्हारा डाउट है कि हाई से लो में जाना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर आया है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज तो उधर ही गया है ना भाई, अर्थ में ही तो फ्लो करके गया होगा। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया है तो पॉजिटिव चार्ज इधर गया, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई से लो। ठीक है, अब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द अर्थ कंडक्टर। जिस कंडक्टर को हमने अर्थ किया उसका फाइनल चार्ज आपको बताना है, और बताना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ से कंडक्टर में, कंडक्टर से अर्थ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए ट्राई करो जल्दी से।
फाइनली आपको बी के ऊपर चार्ज बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, ये दो कंडक्टर्स हैं, ये रेडियस r, 3r रेडियस है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और बाहर वाला फिर से न्यूट्रल है। ठीक है, तो अभिरूप का आंसर आया Q प्लस Q, और फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ गए हैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें तो करना है क्या है, फाइनली बी का पोटेंशियल जीरो करना है। तो बी का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं कोई स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर आ गया तो खुद के चार्ज की वजह से के क्यू बाई 3r प्लस के माइनस क्यू बाय 3r, क्योंकि बाहर वाला पॉइंट है तो के क्यू बाय एक्स यूज होगा। यहां से क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल गई, क्यू। तो फाइनली बी पे चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके गया है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो किए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड ट्राई कर सकते हो। बी पार्ट का आंसर क्या होगा, इसमें बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया हुआ है -3q। ट्राई करो सभी लोग। अगर कोई पूछ रहा है इसमें अगर ए को भी बी से कनेक्ट कर दें तो बेटा सारा फ्लो करके अर्थ में ही चला जाएगा, क्योंकि फिर तो एक ही हो गए सारे स्फीयर। कुछ लोगों का 4q आ रहा है, ठीक है ना, देख लेते हैं। तो मान लो कि यहां से स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर आ गया है, यहाँ कितना हो जाएगा, -3q प्लस क्यू, है कि नहीं। अब आपको करना क्या है, बी का पोटेंशियल फिर से जीरो करना है। खुद के चार्ज की वजह से k -3q प्लस क्यू बाय 2r, ये खुद का पोटेंशियल हो गया, प्लस अंदर वाले स्फीयर के लिए अभी भी ये पॉइंट बाहर वाला है तो के क्यू बाय एक्स यूज होगा, तो k माइनस क्यू बाय 2r, ये क्या होना चाहिए, जीरो। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 4q। यानी अर्थ से कितना चार्ज फ्लो करके आया है, 4q चार्ज फ्लो करके आया है। तो फाइनली चार्ज बी पे जो होगा होगा -3q प्लस 4q, यानी कि प्लस q। ये होगा आंसर। ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके आया है तो फिर से क्या हो गया, कंडक्टर से अर्थ में। थर्ड ट्राई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। सी पार्ट में अंदर वाले कंडक्टर को अर्थ किया गया है। तो मैं मान लेता हूं अर्थ से कोई चार्ज क्यू फ्लो करके इसके अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो अर्थ से अगर कोई क्यू चार्ज फ्लो करके आया है तो इस पे फाइनली चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अगर हम ए का पोटेंशियल लिखें, इससे हमें क्या करना है, फाइनली जीरो। ए का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से क्या आएगा, के क्यू प्लस क्यू बाय आर, प्लस बाहर वाले की वजह से अगर बोला जाए तो अब आपको ये याद रखना है कि ए जो पॉइंट है वो बाहर वाले स्फीयर के लिए अंदर वाला पॉइंट है, तो वो ए पर वही पोटेंशियल बनाएगा जो वो खुद के चार्ज की वजह से खुद के ऊपर बना रहा होगा। तो हो जाएगा के
4q/2r, ये क्या हो जाना चाहिए 0। यहाँ से मिलेगा q प्लस 2q, ये होना चाहिए 0, और q की वैल्यू हमें मिलेगी -3q। यानी अर्थ से कितना चार्ज फ्लो करके आएगा, -3q चार्ज फ्लो करके आएगा। तो फाइनली चार्ज ऑन ए अगर बोला जाए तो फाइनली चार्ज ऑन ए जो होगा वो होगा q -3q, यानी कि -2q। ठीक है ना। कुछ लोग डी का भी आंसर दिए दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब मैंने एक चीज नोटिस की, किसी ने आंसर दिया था +-5q, तो मुझे लगता है उनका लॉजिक ये रहा होगा। देखो अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो यहाँ -q था, तो आंसर आया था +q, है ना। यहाँ आप चार्जेस का सम देखो तो वो आया था -4q, तो आंसर आया था +4q। तो किसी ने यहाँ पे दिमाग लगाया था कि टोटल सम कितना हो रहा है, +5q, तो आंसर आना चाहिए -5q। तो ऐसे कुछ भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना, ये लॉजिक काम नहीं करेगा। आप बस ऑपोजिट करके दिख रहे थे अगर, ठीक है। डी पार्ट ट्राई कर सकते हो सभी लोग, या डी पार्ट सिमिलर है, आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है ना। मैं चाहूंगा आप एफ पार्ट ट्राई करो, एफ जो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें हमें बताना है फाइनली चार्ज ऑन अर्थ कंडक्टर, जिसको हमने अर्थ किया है। आप देखोगे अगर एफ पार्ट, तो एफ पार्ट में 3 शेल आ चुके हैं अब हमारे पास। अंदर वाले का रेडियस r है, उससे बाहर 2r, और उससे बाहर रेडियस है 3r। चार्जेस है q 2q, और सबसे बाहर 4q, और सबसे बाहर वाले को अर्थ कर दिया गया है। तो हमें बताना है फाइनली ए बी सी, फाइनली चार्ज ऑन सी कितना होगा। एफ पार्ट सभी लोग ट्राई करो, बाकी तो सिमिलर है, आप ट्राई कर सकते हो घर पे, डाउट हो तो कल पूछ लेना। -10q +8q -4q, 17q/3। ठीक है, तो आपको सी का पोटेंशियल 0 करना है। याद रखना सी पे जो पोटेंशियल आएगा वो ए की वजह से भी आएगा, बी की वजह से भी आएगा, और खुद सी की वजह से भी आएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कोई स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर आ गया, तो फाइनली चार्ज हो गया 4q + q। सी का पोटेंशियल लिख देता हूं, मुझे इक्वल करना है 0 के। ए के लिए सी बाहर वाला पॉइंट है, तो फॉर्मूला लगेगा kq/x, तो kq/x है हमारा 3r, प्लस बी के लिए भी सी बाहर वाला पॉइंट है, तो फॉर्मूला लगेगा kq/x, तो फॉर्मूला हो गया k, चार्ज है 2q/x है 3r, प्लस सबसे बाहर वाले के लिए खुद की सरफेस पर ही लिखना है, हो जाएगा k 4q + q/3r। ये क्या हो जाना चाहिए 0। यहां से हमें मिल जाएगा q = -7q।
तो अर्थ से कितना चार्ज आ गया है, -7q चार्ज आ गया है। तो फाइनली आप कह सकते हो कि सी पे चार्ज जो होगा वो होगा 4q - 7q, यानी कि -3q। सभी ने कर लिया, मतलब सब समझ गए, ठीक है ना। आगे मैं चाहूंगा एक और कर ले सभी लोग। बताओ जी करोगे या एच? एच में हमने दो कंडक्टर्स को अर्थ कर दिया है और जी में बीच वाले कंडक्टर को अर्थ किया गया है, ठीक। तो सभी लोग जी पार्ट अभी सॉल्व कर लो और एच पार्ट घर पे आराम से सॉल्व कर लेना, कल हम डिस्कस कर लेंगे, यहीं से शुरू करेंगे पढ़ाना। जी पार्ट का आंसर बता दो। आपको बताना है फाइनली चार्ज बी पे कितना होगा। अंदर वाले की रेडियस r, 3r, 4r, 5q/4 एक आंसर आया है अभी तक। तो फाइनली हमें बी का पोटेंशियल 0 करना है। 5q/4 एक आंसर आया है, दो लोगों का आ चुका है। 13q/4, -5q/4, ठीक है। तो दो आंसरों के बीच में काफी कुछ चल रहा है। मैं मान लेता हूँ अर्थ से चार्ज क्यू फ्लो करके आया, तो बी के ऊपर फाइनली चार्ज हो जाएगा +2q, ठीक है ना। 2q इसके ऊपर पहले से था और हमने मान लिया q चल के इसके ऊपर आ गया। बी का पोटेंशियल में लिख देता हूँ। ए के लिए बी बाहर वाला पॉइंट है, तो फॉर्मूला यूज होगा KQ/x, यानी K -Q/x, यानी कि 3r, प्लस बी की खुद की सरफेस के ऊपर K 2Q + Q/3r, और सी के लिए बी अंदर वाला पॉइंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो सी की सरफेस पर है। तो सी की सरफेस पर जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो होगा K -3Q बाय उसकी खुद की रेडियस जो कि है 4r, और इसे हम इक्वल करेंगे किसके, 0। ए के लिए बी बाहर वाला पॉइंट था, इसलिए फॉर्मूला यूज हुआ KQ/x, बी के खुद के चार्ज की वजह से KQ/r, और सी के लिए बी अंदर वाला पॉइंट है, इसलिए KQ/r, जहां रेडियस हम यूज करेंगे सी का। इसे सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा -4q + 8q + 4q - 9q, ये क्या हो जाना चाहिए, 0। ऐसे 4q की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5q, और q आ गया 5q/4, यानी कि इतना चार्ज फ्लो करके अर्थ से किसके ऊपर आ गया है, बी के ऊपर। तो बी के ऊपर फाइनल चार्ज अगर आप बोलो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2q + 5q/4, यानी कि 17q/4, ये हो जाएगा आंसर। सॉरी,
13 Q/4 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, सब लोग एच वाला पार्ट सॉल्व करके रखना, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे।